हेलो एवरीवन इन द अनदर वीडियो ऑफ MRY स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया फॉरेन ट्रेड। कब से लेकर कब तक? 1947 से लेकर 1990 तक। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमने जो तीनों टॉपिक पढ़े थे उसमें से हमने कुछ कॉमन चीज़ें भी निकाली थी। वो कॉमन चीज़ क्या थी? वो कॉमन चीज़ थी कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है? बैकवर्ड है और स्टेगनेंट है। ये टैग लग चुका था इंडिया की इकोनॉमी पे जब ब्रिटिशर्स इस कंट्री को छोड़ के गए थे। तो जो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उसको क्या करना था कि इंडिया की बैकवर्ड और स्टेगनेंट को क्या बनाना था? उसको डेवलपिंग और वाइब्रेंट इकोनॉमी बनाना था कि जो वाइब्रेंट हो, मतलब कि तेजी से ग्रो करे, और डेवलपिंग हो जो हर फील्ड ऑफ में अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। तो जब इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, कंट्री को चाहिए था कि वो आ जाए डेवलपिंग नेशन की लिस्ट में, तब इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए था कि उसकी इकोनॉमी ग्रो कर जाए। सबसे पहला तो उसने क्या करा? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ले आए। दूसरा, उसके पास एक रोल था किसका? फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड का रोल उसको अच्छी तरीके से निभाना था जिससे कि उसकी कंट्री डेवलपिंग नेशन में आ जाए। अब अगर हम पीछे की बात करें, कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से भी पहले ब्रिटिशर्स का जो युग है, तो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को एक सबसे बड़ा झटका क्या दिया था कि ब्रिटिशर्स ने हैंडक्राफ्ट्स को बंद करवा दिया। हैंडक्राफ्ट्स को बंद करवाने से क्या हुआ कि हमारी कंट्री की जो स्पेशलाइजेशन थी, हमारी कंट्री का जो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो हर पूरे वर्ल्ड में फेमस था, वो बंद हो गया। हमारी कंट्री में क्या होने लगा था? हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल्स को दूसरे देशों में भेजा जाता था और उन देशों से क्या लाया जाता था? दूसरे देश में यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन ही एक ऐसी कंट्री थी जो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लेती थी और बदले में हमें फिनिश प्रोडक्ट देती थी। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें या फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हर कंट्री को हर प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर हम देखें इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसी चीज है कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में या दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री में जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड होता है, मतलब कि कंपोजिशन में अगर हम देखें तो गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या? इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन बन जाती है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड इज दी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा क्या हो गया? इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन। कि क्या हो? उसमें एक्सपोर्ट हो, उसमें इंपोर्ट हो, गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, और दूसरी कंट्रीज में हो और हमारी कंट्रीज से दूसरी कंट्री में हो और उन कंट्रीज से हमारी कंट्री में हो। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कोई भी सर्विस हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं वो दूसरी कंट्री में। एक्सपोर्ट मतलब एक्स का मतलब निकाला, इम का मतलब आया, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आया तो वो क्या हो गया? हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो होता था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड इतना जरूरी क्यों है? इसको इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया? हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर भी तो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तो है, उससे ही कंट्री अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ाती? इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब वो इंपॉर्टेंस समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है या फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी कंट्री में। ठीक है,
तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस में आ जाता है हमारा सबसे पहला क्या, जीडीपी ग्रोथ। हमारी कंट्री को जीडीपी ग्रोथ करनी है, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी लेवल ऑफ इनकम बढ़ा सके। लेवल ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी ग्रोथ में एक सबसे बड़ा रोल आता है किसका, इंडिया फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड एक बहुत बड़ा रोल इंडिया में निभाती है। अगर हम देखें तो हमारी इंडिया 190 देशों से क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, और 140 करीबन देशों से वो क्या करती है, इंपोर्ट करती है। किसका, गुड्स का, जो गुड्स उसको जरूरत के लिए है, और 190 देशों में अपनी चीजों को पहुंचाती है। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहली तो हो गई हमारी जीडीपी ग्रोथ। दूसरा अगर हम देखें तो वो क्या करती है, कोई भी हमारी कंट्री में जो गुड्स बन रहे हैं उसका क्या करेगी, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करेगी कि अगर हमारी कंट्री में फूड ग्रेन बन रहे हैं, हमारी कंट्री में जूट बन रहा है, कॉटन बन रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो, वो जाके फेमस हो, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो, उससे हमारी मार्केट में ही बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर हम देखें तो यह हमारे मार्केट सरप्लस के लिए क्या है, एक मार्केट है। ये हमारा जो क्या है, जो हमारा जो सरप्लस निकलता है ना, फाइंडिंग मार्केट फॉर सरप्लस आउटपुट। अब ये सरप्लस आउटपुट क्या होता है, कल हमने बताया था कि सरप्लस आउटपुट क्या होता है, जो टोटल आउटपुट होता है हमारा, जो टोटल आउटपुट होता है उससे हम माइनस कर देते हैं टोटल कंजम्पशन को, तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा आता है सरप्लस। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था कि सरप्लस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कि ये एक जरिया है किसके लिए, फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का एक जरिया है, जिससे कि क्या हो सके, जैसे हमने कोई चीज हमने अपनी दूसरी कंट्री में भेजी, तो उससे हमें क्या मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे, जिससे कि हम क्या खरीद सकेंगे, दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद सकेंगे। इसमें एक चीज और आती है, क्या, फैसिलिटेट्स गुड्स इन सम सर्विसेज, फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ which cannot be produced in other countries। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो अदर कंट्रीज में प्रोड्यूस नहीं करे जाते, वो हमारी कंट्री में आके इंपोर्ट होते हैं, या दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, उनका इंपोर्ट करती हैं, उसको क्या, वो उसके लिए क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो ये क्या प्रदान करती है हमें, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, या हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, ये एक इम्पोर्टेंस होगा कि इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में फॉरेन ट्रेड कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमारे इंडिया में उन्होंने हैंडक्राफ्ट को बिल्कुल बैन करा दिया था। ठीक है, कि हैंडक्राफ्ट्स अब नहीं बिकेंगे। अब क्या होगा, अब इंपोर्ट होगा किसका,
इंपोर्ट होगा हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट का, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का या फिनिश्ड गुड्स का हमारा क्या होगा, इंपोर्ट होगा। और एक्सपोर्ट किसका होगा, एक्सपोर्ट होगा हमारा रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स का हमारा एक्सपोर्ट होगा। तो इससे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था बहुत ज्यादा भर के और इंपोर्ट होता था बहुत कम फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लोगों को इतनी समझ नहीं थी फिनिश प्रोडक्ट के बारे में। हमारे इंडिया को किसकी ज़्यादा हैबिट थी, हैंडक्राफ्ट्स की थी, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के वजह से क्या हुआ, इंडिया में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से जाने लगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ब्रिटिशर्स का, हमारे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये चीज यहां पर देखने को मिली। अच्छा, एक और अगर हम इसका फीचर बताएं तो वो क्या था कि जब ये चीज थी तो एक्सपोर्ट जब ज्यादा जा रहा था तो हमारे पास क्या था, फेवरेबल कंडीशन थी ट्रेड की। फेवरेबल ट्रेड कंडीशन क्या होती है, जब एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से ज्यादा हो तब हमारी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। इसको हम बोलते हैं सरप्लस ट्रेड। क्या बोलते हैं हम इसको, सरप्लस ट्रेड। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सरप्लस ट्रेड कहते हैं हम इसको। सरप्लस ट्रेड कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस फेवरेबल कंडीशन का बहुत बड़ा फायदा उठाया। उसने क्या करा, यहां से जो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती थी, यहां से जो इनकम प्राप्त होती थी, अच्छे अच्छे फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होते थे, वो क्या करता था, वो उसको किसमें लगाता था ब्रिटिशर्स, किसमें, वॉर्स में, वॉर्स एक्सपेंसेस में यूज करता था, और भी तमाम एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज करता था, ना कि इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज करता था। अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पाए। उनने हमारी कंट्री से बहुत चीजें ले ली लेकिन हमारी कंट्री को दिया कुछ नहीं। ठीक है, हमारी कंट्री को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना भूल गए। यह हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम की हम बता रहे हैं सिचुएशन। अगर हम देखें तो तीसरी चीज आती है कि जितना भी हमारा इंपोर्ट जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड था किससे, वो था हमारा ब्रिटेन से। कि जितने भी गुड्स जाएंगे, जितने भी रॉ मटेरियल जाएगा वो जाएगा कहाँ, सिर्फ जाएगा ब्रिटेन में, और जितना भी इंपोर्ट आएगा वो आएगा इंडिया में ही बिकने। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पर हमारा लार्जली एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन था, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी दूसरी कंट्रीज में, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो दूसरी कंट्रीज में नहीं जा सका, यहाँ पर ही गाड़ी अटकी रही हमारी। ये सिचुएशन थी हमारी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम देखते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि पार्टीशन। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद जो दूसरी घटना हुई वो क्या हुई, पार्टीशन हुआ। हमारे इंडिया में जो जितने भी फॉरेन ट्रेड थे वो रुक चुके थे कुछ टाइम के लिए, और ये होने लगा था कि इंडिया में जो भी चीज उगाई जा रही थी वो तो पहले तो नष्ट नाबूद हो गई। ठीक है, दूसरी चीज जो इंडिया में दूसरी चीज आती थी उसको दूसरी कंट्रीज ने क्या कर दिया था, रोक दिया था। ब्रिटिशर्स ही करते रहते थे आयात निर्यात खुद। ठीक है, अपनी कंट्री में ब्रिटेन में, तो और कंट्रीज से हमारा इतना ज्यादा ताल्लुक था नहीं। जब ताल्लुक नहीं था तो हमारी जो जो शुरुआती जब इंडिपेंडेंस के जो बात का जो एरा है उसमें क्या हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड था वो एकदम रुक सा गया। जो फॉरेन ट्रेड था हमारा, या हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं इसको, फॉरेन ट्रेड जो था हमारा वो क्या हो गया, वो डिक्लाइन हो गया।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुक गया तो हमारा फॉरेन ट्रेड क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब इसको चाहिए था कि ये क्या कर जाए, ये राइज कर जाए, और राइज कराने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए फॉरेन ट्रेड को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए था कि हमें दूसरी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी देनी थी कि आप हमारी कंट्री में आकर क्या करें, इन्वेस्ट करें। लेकिन हमारी जो 5 ईयर प्लान थे उसमें गवर्नमेंट ने क्या रोल निभाया था, एक एक्ट बनाया था जिसको हम कहते हैं फीरा, जिसमें क्या था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसको कंट्री ने बढ़ावा नहीं दिया था। अब कंट्री ने बढ़ावा क्यों नहीं दिया था, कंट्री चाहती थी कि हम जो उगा रहे हैं वो दूसरी कंट्री में जाए, वहां पर जाकर वो उधर के लोग वहां पर उसका कंजप्शन करें, वहां से फॉरेन एक्सचेंज आए और फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव करें, जिससे कि हम क्या बन जाएं, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं। तो इस वजह से क्या हुआ, शुरुआत में अगर हम देखें जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो टाइम था उसमें हमारा जो फॉरेन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो चार्ट था, इंपोर्ट का अगर हम देखें तो हमारा जो इंपोर्ट था मतलब कि दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में आना, वो एकदम बढ़ता गया और ये भी बढ़ रहा था, लेकिन ये इससे थोड़ा नीचे था, ये इससे थोड़ा नीचे था। ये वजह ये रही कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट की जरूरत थी, हमारी कंट्री बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर थी कि हमें प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब इतने कम टाइम में जब गवर्नमेंट को ग्रोथ करानी थी तो सिर्फ प्रोडक्शन ही काम नहीं कर पाती, वहां पे ऐसे गुड्स भी काम करने थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स काम करने की जरूरत थी, जिसको हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ गया। इसलिए इंपोर्ट हमारा क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और एक्सपोर्ट हमारी दूसरी कंट्रीज में वो क्या हो गया, वो कम होने लगा। अगर आज की सिचुएशन भी, प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो भी हमारी इंडिया में क्या है कि हमारी इंडिया में एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से कम है। हमारी कंट्री क्या कर रही है, यहाँ पर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये इनफेवरेबल या हम कह सकते हैं डेफिशिएट ट्रेड को शो करता है। हमारी कंट्री में क्या है, डेफिशिएट ट्रेड है जिसको वो शो करता है। ठीक है, तो ये तो बात थी कि इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात। अब इंडिया ने ऐसा करा तो उसमें क्या क्या चीजें उसने करी। सबसे जब हमारी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के बाद ये जो हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का घटना, इंपोर्ट बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट कम हो गया, इसके रीजंस क्या थे, तो इसके अगर हम रीजंस की बात करें, अगर हम रीजंस की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा डिक्लाइन, सबसे पहला आता है हमारा डिक्लाइन इन द, ठीक है, सबसे पहला जो रीजन था हमारा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे। उनमें क्या हुआ, जो उनका शेयर था, ठीक है, जो इनका शेयर था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो कम हो गया। डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे हमारी दूसरी कंट्रीज में जाते थे, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता था वो कम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर एक मुख्य वजह बनी, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कम क्या हुआ, तो एक तो इधर पे बन सकता है हमारा पार्टीशन। पार्टीशन में जो हमारा फर्टाइल लैंड था वो कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कि उस टाइम पर इतनी ज्यादा हमारे पास यील्डिंग नहीं थी, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी एग्रीकल्चर में कि हम कुछ उगाएं, इस तरीके से उगाएं कि वो हमारा बहुत ज्यादा यूज में है। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर हम देखें तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, जो हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से हम दूसरी कंट्री में सरप्लस भेज नहीं पाते थे। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन हमारी उस टाइम पे एट द इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी
इंडियन पॉपुलेशन जो थी हमारी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, इस वजह से हमारा जो सरप्लस है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच नहीं पाता था। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरा आता है हमारा डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। जो कन्वेंशनल आइटम्स हैं, डिक्लाइन इन शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, जो हमारे कन्वेंशनल आइटम्स हैं जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, टी हो गया, ये सारी चीजें क्या है हमारी कंट्री से इसका जो शेयर है वो डिक्लाइन करने लगा। अब ये डिक्लाइन क्यों करने लगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कंट्री से ये सारी चीजें का जो एक्सपोर्ट है वो बल्क में होता था। जब बल्क में होने लगा तो क्या हुआ कि हमारी इंडिया को कुछ टाइम के लिए इसकी डिमांड ज्यादा पड़ने लगी कन्वेंशनल आइटम्स की। जब कन्वेंशनल आइटम्स की डिमांड हमारी इंडिया को ज्यादा पड़ने लगी तो जो एक्सपोर्ट में जो शेयर आ रहा था, जो हम दूसरी कंट्रीज में भेज रहे थे, वो एक्सपोर्ट में शेयर क्या हो गया, वो गिर गया। एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो गिर गया। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी वजह बनी। तीसरा आता हमारा इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे जो हमारे, उनका जो परसेंटेज है वो हमारी कंट्री में बढ़ने लगा। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है हमारे दूसरी कंट्री से मंगवाने लगे, जैसे कि चाइना हो गई, ठीक है, सिंगापुर हो गई, ये यहाँ कंट्रीज से हमारी कंट्री में क्या होगा, मैन्युफैक्चर गुड्स का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा हो गया था, जो हमारे इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन हमारी कंट्री में बढ़ा कि हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन हो गया। हमारी कंट्री में क्या हुआ, इंपोर्ट ज्यादा होने लगा और एक्सपोर्ट कम हो गया। हमारा जब 5 ईयर प्लान बना तब हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ा रोल निभाया किसने, इनवर्ड, सबसे बड़ा रोल निभाया हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट होगा और हमारी कंट्री में जो गुड्स आएंगे वो कम आ सकेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री चाहती थी कि सेल्फ सफिशिएंट बनना। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट। अगर हमारी कंट्री फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गई तो अब उसका कहना था कि अब हम हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, यहाँ तक कि टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, हर चीज में वो क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मैंने हमारी कंट्री चाहती क्या थी, हमारी कंट्री चाहती थी कि जो चीजें हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रही हैं, जो चीजें हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रही वो हमारी कंट्री में क्या हो, वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो, प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, वो हमारे इंडिया में क्या हो, प्रोड्यूस हो, जिससे क्या हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या हो जाए, हमें उन पे आश्रित ना रहना पड़े, जिससे कि हम क्या कर सके, बाकी पैसा हम इंडिया की ग्रोथ में लगा सकें। ठीक है, ये यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी थी। कब? जब हमारा 5 ईयर प्लान बना था, जब हमारे प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाया तो इससे हमारी ये ट्रेड स्ट्रेटेजी बनी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे जो गुड्स का जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में उसको हमें खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या देखी गई कि हमें दूसरी कंट्रीज में जो हम उगा रहे हैं वो हमें दूसरी कंट्रीज में भेजना है, जिससे कि हमें किसकी पूर्ति हो, फॉरेन एक्सचेंज की पूर्ति हो, हम वो फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आई और ये इससे बहुत ज्यादा गुड इफेक्ट भी आया। वो गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट क्या पड़े वो हम उनके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम गुड इफेक्ट की बात करते हैं कि हमें इससे गुड इफेक्ट्स क्या पड़े। गुड इफेक्ट्स क्या पड़े हमारी कंट्री को,
सबसे पहली चीज क्या बढ़ी यहाँ पर, हाई ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर से कैसे, देखो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम क्या बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ना जरूरी था। सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं कर सकता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ना जरूरी था। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी वृद्धि आई। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो जब हम शुरुआत में जब पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, 15% था, जो कि बढ़ के हो गया 25%, और ये निरंतर बढ़ता गया। ठीक है, तो हमारा हम क्या देख सकते थे कि हमारा जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था, जो हमारे इंडस्ट्रीज में भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाने जाने लगे, जो दूसरी कंट्रीज से आते थे वो हमारी कंट्री में बनाने लगे। ठीक है, कुछ अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और भी तो तमाम चीजें हैं वो हमारी कंट्रीज में नहीं होती थी, वो हमारी कंट्री में आ गई। दूसरी अगर हम देखें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्रीज क्या बना रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज बेसिक नीड्स के लिए चीजें बना रही थी। लेकिन अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी आई कि इंडिया को भी दूसरी कंट्रीज की तरह क्या बनाना चाहिए, चीजें बनाना चाहिए। अगर हम देखें तो सनराइज इंडस्ट्री जो है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं, वो हमारी इंडिया में बढ़ावा मिला। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में ग्रोथ हुई किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, डाइवर्सिफाइड हुआ, और भी जगह फैला इंडिया में। ठीक है, तो इससे हमारी कंट्री में क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिला, डाइवर्सिफिकेशन मिला। तीसरी अगर हम देखें, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इससे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनने क्या करा, इसमें इन्वेस्ट चालू करना शुरू किया। ठीक है, इससे इन्वेस्ट हुआ तब जाके हमारा क्या हुआ, इंडिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगी। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में और भी तमाम सेक्टर्स में, तब क्या हुआ, हमारी इंडिया ग्रोथ करने लगी। ठीक है, ये तो था हमारे गुड इफेक्ट्स। अब आ जाते हैं हम बैड इफेक्ट्स की तरफ कि हमारा जो 5 ईयर प्लान में जब ये स्ट्रेटेजी बनाई गई, देखो कभी भी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1947 टू 1990, अगर ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी। इंडिया स्ट्रेटेजी वाज, आप क्वेश्चन लिखोगे उसका आंसर क्या होगा कि इंडिया स्ट्रेटेजी वाज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी, इनवर्ड लुकिंग, खुद को देखना, बाहर के लोगों से मतलब नहीं, अपने आप को देखना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। तो उसमें क्या क्या गुड इफेक्ट्स थे और बैड इफेक्ट्स थे, उनको ही आपको समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गुड इफेक्ट्स कर लिए, अब बात आती है हमारे बैड इफेक्ट्स की। बैड इफेक्ट हमारा पड़ा पब्लिक मोनोपोलीज पर। पब्लिक मोनोपोलीज मतलब कि जो पब्लिक मोनोपोलीज थी हमारी, मतलब कि पब्लिक सेक्टर, उस पर हमारा सबसे ज्यादा का इफेक्ट पड़ा। अब कैसे पड़ा, देखो शुरुआत में क्या हुआ कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी था और प्राइवेट सेक्टर भी था जब हमारा 5 ईयर प्लान बना। लेकिन अब फॉरेन ट्रेड के चलते इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होने लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर्स की जो वैकेंसीज थी, या हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर की जो जगह थी वो बढ़ा दी, एक्सपेंड कर दी। प्राइवेट सेक्टर को ये अनुमति नहीं थी। तो अब पब्लिक सेक्टर क्या करने लगी थी, पब्लिक सेक्टर जो वेलफेयर के चीजें हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, उनसे हटकर काम करने लगी। मतलब कि अब कंट्री में पब्लिक सेक्टर के द्वारा जूते भी बनाए जाने लगे, अब पब्लिक सेक्टर के द्वारा अब मशीन्स भी बनाई जाने लगी, अब पब्लिक सेक्टर के द्वारा क्या होने लगा, गाड़ियां भी बनाने जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो ठप हो गया,
प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज हमारी इंडिया में खत्म हो गई, क्योंकि उसकी जगह कौन लेने लगा था? पब्लिक सेक्टर लेने लगा था। तो अब इससे क्या था कि प्राइवेट सेक्टर नहीं था, तो अब प्राइस कंपटीशन नहीं होगा। तो प्राइस कंपटीशन नहीं था, तो उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर वो क्या होने लगा? वो इंक्रीज होने लगा, वो एक्सपेंड होने लगा। प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं मिली, प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर वहां पे डाउन हो गया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हो जाता है? बैड इफेक्ट, सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है। दूसरा अगर हम देखें तो कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं, जिस मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा उस मार्केट में मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी। तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो जिस जिस कंट्री में या जिस मार्केट में क्या नहीं होगा? कंपटीशन नहीं होगा, उस मार्केट में क्या होगा? लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन होगा। अब जब लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन होगा, हमारी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें चलाया जा रहा आईफोन, हमारी जो कंट्री अभी भी नोकिया के कीपैड मोबाइल चला रही है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया। मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, मार्केट में अच्छी तरह नहीं फैल पा रहा था। अगर आपने कंपटीशन पढ़ा हो मार्केट वाले चैप्टर में, तब हमने बताया था कि इंडिया जो मार्केट फॉर्म्स होती हैं हमारी, उसमें कंपटीशन एक बहुत बड़ा रोल इसलिए निभाता है क्योंकि वो क्या चाहता है? वो अपने गुड को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता है जिससे कि कंज्यूमर डिमांड क्या हो? वो बढ़ सके। और उसकी डिमांड जब बढ़ेगी तब हमारी मार्केट में क्या होगा? उसकी बहुत ज़्यादा मांग होगी और उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो गया। तीसरा अगर हम देखते हैं, अगर हम देखें तो यहां पर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से क्या होगा? जितनी भी पब्लिक सेक्टर थे वहां पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या पॉलिटिकल सिस्टम था, वो उस पर क्या था? हावी था, अभी भी है। हमारे जो इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें जितने भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पब्लिक सेक्टर की बात अगर हम करें तो पॉलिसीज जो बनाने वाली जो बॉडी होती है हमारी, वो होती है कौन? वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती थी, जो पॉलिसीज बनाई उसने पब्लिक सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में उसका कोई रोल ही नहीं रहा। प्राइवेट सेक्टर ने क्या करा? फिर उस जगह से हटना ही बेहतर समझा। क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर में ऐसी बनाई जा रही थी कि उससे क्या हो गया? गवर्नमेंट जो उससे क्या हो गया? हमारी इकोनॉमी डाउन चली जाए, तब पब्लिक सेक्टर ने उससे हटना ही बेहतर समझा और वहां से पब्लिक सेक्टर का बिल्कुल वहां से हट गया, जिससे कि क्या हुआ कि हमारी कंट्री से पब्लिक सेक्टर के जरिए सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता था। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड होना यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने देखा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी फॉरेन ट्रेड में, वो हमने देखी 1947 से 1990। हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे कल से, ठीक है, या परसों से, जब भी पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए